कभी सोचा है कि केमिस्ट्री सिर्फ लैब की सफेद दीवारों के अंदर नहीं होती? असल में ये तो हर पल, हर जगह हमारे चारों ओर हो रही है। जब हम सांस लेते हैं, खाना पकाते हैं, यहाँ तक कि जब लोहा पुराना होता है, ये सब केमिस्ट्री ही तो है। तो आज हम इन्हीं अनदेखे बदलावों की दुनिया में उतरेंगे और उनकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम अपने आसपास होने वाले रासायनिक बदलावों को पहचानेंगे। फिर केमिस्ट्री की अपनी एक खास भाषा यानी इक्वेशंस को सीखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इन इक्वेशंस को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। फिर हम अलग अलग तरह के रिएक्शंस को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि ये सब हमारी रोज की जिंदगी में कहाँ काम आता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे आसपास होने वाले रासायनिक बदलावों की। और मजे की बात यह है कि इन बदलावों को पहचानने के लिए किसी लैब में जाने की जरूरत नहीं है। इनके इशारे हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ही मिल जाते हैं। जरा सोचिए, दूध का खट्टा हो जाना, लोहे पर जंग लगना या फिर किचन में खाना पकना, ये सब बातें कितनी अलग अलग लगती हैं, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इन सब के पीछे एक ही साइंस, एक ही प्रोसेस काम कर रहा है? जी हाँ, गर्मियों में रखा दूध हो, हवा में जंग खाता लोहा, अंगूर से बनती शराब या हमारी सांसें, ये सब के सब केमिकल रिएक्शंस यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई चीज अपनी असली पहचान, अपनी प्रॉपर्टीज बदलकर कुछ बिल्कुल नया बन जाती है। तो सीधी सी बात है, जब भी कोई चीज, कोई सब्सटेंस एक ऐसे बदलाव से गुजरता है कि वो कुछ नया बन जाए, जिसके गुण भी नए हों, तो बस समझ जाइए कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो सवाल ये है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कोई रिएक्शन हो भी रहा है या नहीं? इसके लिए 4 पक्के संकेत हैं, एक तरह की चेकलिस्ट समझिए। हो सकता है चीज की अवस्था बदल जाए, मतलब सॉलिड से लिक्विड या गैस बन जाए, या फिर उसका रंग ही बदल जाए। कई बार गैस निकलती है बुलबुलों की शक्ल में। और हाँ, तापमान का बदलना, चीजों का गर्म या ठंडा हो जाना भी एक बड़ा संकेत है। इनमें से कुछ भी दिखे तो बहुत मुमकिन है कि वहां एक केमिकल रिएक्शन चल रहा है। ठीक है, तो हमने बदलावों को पहचानना तो सीख लिया, पर अब सवाल यह है कि इन्हें लिखा कैसे जाए। यहीं पर केमिस्ट्री की अपनी एक खास भाषा, एक तरह की लिखावट सामने आती है, जिससे दुनिया भर के साइंटिस्ट्स एक दूसरे की बात समझ पाते हैं। सबसे आसान तरीका है शब्दों में लिखना। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, जो चीज़ें रिएक्शन की शुरुआत में होती हैं, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक। और जो नई चीज़ बनती है उसे कहते हैं प्रोडक्ट यानी उत्पाद। अब शब्दों से एक कदम आगे बढ़कर साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं सिंबल्स का यानी प्रतीकों का। ये ज्यादा छोटा और सटीक तरीका है। तो वही रिएक्शन अब बन गया Mg+O2 goes to MgO। लेकिन यहाँ एक छोटी सी गड़बड़ है। अगर हम दोनों तरफ के एटम्स यानी परमाणुओं को गिने तो वो बराबर नहीं है। ये समीकरण एक तरह से अनबैलेंस्ड है। और इसी गड़बड़ को ठीक करने के लिए केमिस्ट्री का एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बुनियादी नियम सामने आता है। और ये हमें हमारे अगले जरूरी पड़ाव पर ले आता है, इक्वेशन को बैलेंस करना। और सुनिए, ये सिर्फ कोई मैथमेटिकल ट्रिक नहीं है, नहीं, ये प्रकृति के एक सबसे बड़े और जरूरी नियम को मानने जैसा है। ये नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में न तो कोई नई चीज बना सकते हैं, न ही किसी चीज को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। मतलब एटम्स कहीं से जादू की तरह आ नहीं सकते और न ही गायब हो सकते हैं। जितने रिएक्शन से पहले थे उतने ही बाद में भी रहने चाहिए। सिंपल। चलिए इस बात को इस उदाहरण से समझते हैं। यहाँ देखिए, ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अगर हम गिनती करें तो लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट्स की तरफ आयरन का सिर्फ एक एटम है, पर राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट्स में 3 है। इसी तरह ऑक्सीजन लेफ्ट में 1 है और राइट में 4। हाइड्रोजन तो चलो बराबर है, पर आयरन और ऑक्सीजन का हिसाब गड़बड़ है। ये तो सीधे सीधे उस नियम के खिलाफ है जिसकी हमने अभी बात की। तो अब हमें इसे ठीक करना होगा। इसे बैलेंस करने का एक तरीका है हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब हम एक एक करके चीजों को ठीक करते हैं। तो स्टेप 1 में हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बराबर करते हैं। इसके लिए H2O के आगे एक 4 लगा देते हैं। अच्छा, पर ऐसा करने से अब हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ गया। कोई बात नहीं,
स्टेप 2 में हम H2 के आगे भी 4 लगाकर हाइड्रोजन को बराबर कर देते हैं। अब बचा सिर्फ आयरन, तो स्टेप 3 में Fe के आगे एक 3 लगाया और काम हो गया। और ये देखिए, ये है हमारा फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। अब दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स की गिनती बिल्कुल बराबर है। अब ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पूरी तरह से पालन कर रही है, एकदम परफेक्ट। अब दुनिया में तो लाखों करोड़ों तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, पर अच्छी खबर ये है कि केमिस्ट्स ने इन्हें समझने के लिए कुछ मेन कैटेगरीज, कुछ मुख्य प्रकारों में बांट दिया है। चलिए इस टूलकिट को खोलकर देखते हैं। सबसे पहले है कॉम्बिनेशन और डीकॉम्पोजिशन। ये दोनों एक दूसरे के एकदम उल्टे हैं। कॉम्बिनेशन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें 2 या ज्यादा चीजें मिलकर एक नई चीज बनाती हैं। ए और बी जुड़े और बन गया AB। वहीं डीकॉम्पोजिशन में इसका उल्टा होता है। एक बड़ी चीज टूटकर 2 या ज्यादा छोटी चीजों में बिखर जाती है। मतलब AB टूटा और बन गया A और B। एक में जुड़ना, दूसरे में टूट। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्प्लेसमेंट में एक ज्यादा ताकतवर, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आता है और कमजोर वाले को उसकी जगह से हटाकर खुद बैठ जाता है। जैसे लोहा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो उसे उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में कोई किसी को हटाता नहीं, यहाँ तो पार्टनर्स की अदला बदली होती है। 2 कंपाउंड्स आपस में अपने आयन्स एक्सचेंज कर लेते हैं, एक का हिस्सा दूसरे के पास, दूसरे का पहले के पास, और इस अदला बदली में अक्सर एक सॉलिड चीज बनती है जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ये तो हो गई थ्योरी की बात, पर अब वापस अपनी असली दुनिया में आते हैं और देखते हैं कि ये रिएक्शंस असल में हमारे आसपास कहाँ और कैसे हो रहे हैं। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये 2 प्रोसेस हैं जो हमेशा साथ साथ होते हैं, इसीलिए इन्हें मिलाकर रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो ऑक्सीडेशन यानी किसी चीज में ऑक्सीजन का जुड़ जाना, और रिडक्शन मतलब किसी चीज से ऑक्सीजन का हट जाना। ये दोनों हमेशा एक साथ होते हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलुओं की तरह। और ये रिडॉक्स रिएक्शन हमारी जिंदगी में 2 बहुत ही जानी पहचानी चीजों के लिए जिम्मेदार है। पहला है कोरोजन, यानी धातुओं का खराब होना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। और दूसरा है रैंसिडिटी, मतलब तेल या फैट वाली खाने की चीजों का खराब हो जाना, जिससे उनमें से अजीब सी महक आने लगती है। इन दोनों ही मामलों में हो क्या रहा है, चीजें हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब हम इस केमिस्ट्री को समझते हैं तो हम इसका हल भी निकाल सकते हैं। कभी सोचा है चिप्स का पैकेट इतना फूला हुआ क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर से ऑक्सीजन निकालकर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तरह रिएक्ट नहीं करती, इससे ऑक्सीडेशन रुक जाता है और हमारे चिप्स एकदम क्रिस्पी और ताजे बने रहते हैं। है ना कमाल का जुगाड़? तो अब जब हम केमिकल रिएक्शंस की इस छिपी हुई भाषा को थोड़ा बहुत समझने लगे हैं, तो जरा अपने आसपास देखें। सोचिए कि इस वक्त भी कौन से अनदेखे बदलाव हैं जो हमारी दुनिया को लगातार बदल रहे हैं, उसे एक नया आकार दे रहे हैं। केमिस्ट्री सच में हर जगह है, बस उसे देखने के लिए एक साइंटिफिक नज़र चाहिए।